Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ हम अपनी ज्योग्राफी जीसी लियोन की सीरीज को कंप्लीट करते हुए आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वेदरिंग मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। जैसे कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो आप जानते हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो धीमे 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 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। नए नए तरह के आप फीचर्स देखते हो, जैसे कि एक फीचर है ओरोजेनिस, है ना। उससे क्या होता है कि उससे माउंटेन रेंजेस बनती हैं। कुछ मान लीजिए कुछ कहीं पे लैंड उठी है या कहीं पे झुकी हुई है, तो किस वजह से होता है? ये अपलिफ्टमेंट और डिप्रेशन, ये होता है फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से। जैसे हिमालयाज बनते हैं, रिफ्ट वैलीज बनती हैं। उसके बाद वॉल्केनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है? कुछ लैंडस्केप में, जो वहाँ की लैंडस्केप है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, तो ये सब हो गए इंटरनल फोर्सेस। अब अगर मैं आपको बताऊं कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, तो ये भी क्या करते हैं? ये जो है वो बहुत बुरी तरह से वियर अवे कर देती हैं सरफेस को। मान लो सपोज करो ये ऐसा सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से इस यहाँ ऐसा कुछ हवा हवा ऐसा कुछ चला, धीमे धीमे ये पूरा ही साफ हो गया ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो ये एकदम साफ कर देती हैं। और इससे क्या होता है? इंटरेक्शन इन सब जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से एक नए तरह की डाइवर्सिटी जो है वो आती है, जो आज प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म में आपको देखने को मिले हैं। अब देखिए जो प्रोसेस है वेयरिंग अवे होने का अर्थ के, है ना, इससे कुछ आप देख रहे हो कि जो लेवल है सरफेस का वो और कम होगा। सपोज करो कि एक इस तरीके की कोई जमीन थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ हवा चली है, जो भी हुआ, यहाँ का जब ऊपर का लेयर साफ होता गया तो क्या होगा कि लेवल जो है इसका कम होता जाएगा इस जमीन का, है ना। तो ये लेवल भी कम होता है। तो इसे कहते हैं हम डेन्यूडेशन। ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। और इसको आप चार कैटेगरीज में, मतलब चार कैटेगरीज नहीं, बेसिकली चार फ्रेजेस में जो है ये होता है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला फ्रेज तो होता है वेदरिंग। वेदरिंग हम छोटेपन में पढ़ ही के आए हुए हैं, लेकिन और मैं समझा दूं तो वेदरिंग का मतलब है ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय एटमॉस्फेयर और वेदर फोर्सेस। दैट मीन्स धीमे 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 जब एक रॉक जो है वो टूटता है, एक बड़ा पत्थर जब टूटता है, और या उसमें मतलब कैसे टूटेगा? एटमॉस्फेरिक या कोई वेदर फोर्सेस लगे। जैसे मान लो कि बारिश हुई, बारिश का पानी अंदर चला गया, अचानक से वहां पे जो है वो थोड़े वक्त के बाद बर्फ जम गई, तो अब वो जो हल्के हल्के क्रैक्स थे जिनसे बारिश का पानी अंदर गया था, और यहाँ पे बर्फ जब जम जाएगी तो अंदर वो जमेगा, जमेगा तो वो क्रैक और बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। कोई हवा लगातार चल रही है, कभी पानी पड़ा तो कभी एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, कभी गर्म हो गया, तो उससे क्या होता है कि रॉक बड़ा सा टूटने टूटने लगता है ना। तो ये यहाँ पे इसे हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। अब सेकंड जो इसका फ्रेज होता है, सेकंड फ्रेज होता है इरोजन का। अब इरोजन क्या है? अब देखिए इरोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक लैंड बहुत टाइम से खाली पड़ी हुई है, क्लियर है। अब उसमें क्या हुआ कि ना पेड़ है ना कुछ है, बहुत तेज हवा चली तो क्या होगा? ऊपर की लेयर बार बार हटती जाएगी। जब ह्यूमस वाली लेयर, फर्टाइल लेयर हट जाएगी तो क्या होगा? ये लैंड जो है वो किसी काम की नहीं बचेगी, तो इसे हम लोग इरोजन बोलते हैं। या मान लो कि पानी का कोई स्रोत है, आसपास कोई रिवर है, और रिवर जो है वो बह के आई और उसने जो है वो सब कुछ बहा दिया, तो उससे क्या होगा? लैंड जो थी, लैंड के ऊपर की जो मेन फर्टिलिटी वाला हिस्सा है वो खत्म हो गया। समझ रहे हो आप? तो इसे इरोजन बोलते हैं। तीसरा फ्रेज अगर मैं बताऊं तो तीसरा फ्रेज होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो डेब्रिस है, जो टूटा हुआ, जो रॉक का जो छोटा हुआ छोटे 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 टुकड़े हैं रॉक के, है ना, जब वो वहां से कोई हवा या पानी या किसी वजह से वहां से बह के जब कहीं और जगह पे चले जाते हैं, किसी नई पोजीशन पे, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है। और आखिरी फेज इसका होता है डिपोजिशन। ठीक है। तो डिपॉजिट कैसे होगा? जब ये डेब्रिस जो मतलब बचा हुआ है, जो टूटे हुए टुकड़े हैं रॉक्स के, है ना, छोटे मोटे कूड़ा टाइप्स, है ना, तो ये डेब्रिस जो सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ का कोई डेब्रिस है ना, और आई एम सो सॉरी, मतलब जो डेब्रिस है, जो बचा हुआ, ये यहाँ पे जो टुकड़े हैं, ये मान लीजिए किसी पानी वानी या किसी एयर या किसी भी माध्यम से कहीं और जाके इकट्ठा होने लग गए हैं, और वहां पे इकट्ठा होके बहुत ज्यादा मात्रा में एक इकट्ठा हो गए हैं, और ये फिर से रॉक बन गए हैं।
है ना। तो ये क्या है, ये एक डिपोजिशन का वो है प्रोसेस, ठीक है। तो ये चारों ही फ्रेजेस जो हैं ये हो रहे हैं, डेनुटेशन के चारों ही फ्रेज अलग अलग जगह पे अर्थ में होते रह रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि कैसे वहाँ के रिलीफ है, कैसा स्ट्रक्चर है वहाँ के रॉक्स का, क्या क्लाइमेट है, कितना ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। पहला है वेदरिंग। तो वेदरिंग जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेयर और वेदर फोर्सेस, है ना। तो वेदरिंग क्या है कि मतलब रॉक का टूटना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, ये वेदरिंग भी दो तरह से होती है, ठीक है। पहली होती है केमिकल वेदरिंग, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट बात करते हैं। और दूसरी होती है आपकी फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, है ना। हम बायोलॉजिकल वाली को भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये तीन तरह से यहाँ पे वेदरिंग हो रही है। तो देखिए केमिकल वेदरिंग क्या है। अब देखिए केमिकल वेदरिंग जो है ये तो बेसिक प्रोसेस है ना, जिसके सामने जिसके साथ डेनुडेशन तो होगा ही होगा, है ना। और डेनुडेशन आगे मतलब आगे भी बढ़ता है इससे ही। तो बहुत धीमे धीमे होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, बहुत ही धीमे धीमे रॉक्स टूटते हैं एयर में, पानी में आके, लेकिन होता है। अब आप जानते हो कि एयर है चाहे वाटर है, इसमें केमिकल तो होता है, भले थोड़ा केमिकल हो लेकिन केमिकल तो होता ही होता है। और जो इसके रिएक्शन होते हैं, जो ये रॉक है, रॉक से अब ये एयर या फिर वाटर मिला और थोड़ा ही केमिकल सही है, रिएक्शन धीमे धीमे हो रहा है बट रिएक्शन तो होता ही होता है ना। और उसी से ही जो है वो यहाँ पे वेदरिंग होती है। जैसे कि मलेशिया में क्या है कि ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट रॉक काफी टाइम तक जो है वो वेदर में पड़ा हुआ है और इसकी वजह से क्या हुआ है, वो काफी रफ हो गया है। रीजन आपको अगर समझाऊं तो देखिए ग्रेनाइट जो है वो तीन मेन एलिमेंट से बना होता है। एक होता है क्वार्ट्ज, दूसरा होता है फेल्सपार और तीसरा होता है माइका। तो फेल्सपार बहुत जल्दी वेदर्ड हो जाता है आसानी से। अब जब फेल्सपार ऊपर से चला गया, उसके क्रिस्टल्स चले गए, तो कॉर्ड जो है वो क्रिस्टल्स अपने आप ही धीमे धीमे लूज हो जाएंगे और वो भी चले जाएंगे, है ना। और छोड़ेंगे क्या बदले में, एक सैंडी रेसिड्यू, है ना। तो यही वाला सीन हुआ। अब एक वर्ड है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, उसका नाम है रेगुलिथ। एक रेगुलिथ वर्ड है, REGOLITH। तो रेगुलिथ का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ द रॉक्स, है ना। ये जो है वो ऐसा कह सकते हो, जो बचा कुचा रॉक का जो रिमेन है, उसी को ही यही बेसिस है, ये तभी सॉइल बनते हैं, तभी मिट्टी बनती है। अब देखो रेगुलेट जो है वो सिमिलरली मिनरल रिमेन्स होते हैं एक किसी डीकम्पोज रॉक के। बस सॉइल में तो ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, जैसे कि आपका रूट्स हो गया, प्लांट्स हो गए, है ना, गिरी हुई पेड़ों की पत्तियां हो गई, कुछ छोटे छोटे एनिमल हो गए, चाहे वोम्स हो, बैक्टीरिया हो या जो भी हो, है ना। तो ऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल और होता है, यहाँ क्रॉप्स और ग्रो होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ तीन मेजर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के बारे में। केमिकल वेदरिंग के अंदर भी कुछ तीन मेजर प्रोसेस होते हैं। ये हमारी केमिकल वेदरिंग, इसके अंदर हम कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहला हम बात करेंगे तो सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन, पहले प्रोसेस को सोल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए कई सारे मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं बाय वाटर, स्पेशली तब एज इन विद रेन वाटर। मतलब जैसे रेन वाटर जो होता है ना, जो बारिश का पानी होता है, उसमें तो बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे देखने को। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। और जिससे क्या बन जाता है, ये वीक एसिड बन जाता है ना। एसिड बनेगा लेकिन थोड़ा वीक होता है। अब देखिए सोल्यूशन जो है ये सबसे ज्यादा पोटेंट होता है, सबसे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग होता है ना, वेदरिंग प्रोसेस के लिए। लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन रीजन्स में, है ना, यहाँ पे चूना वूना बनता है वैसे रीजन्स में। क्योंकि रीजन क्या होता है कि रेन वाटर जो है ना, वो ऊपर से बारिश हुई, है ना, और ये डिजोल्व और जो आपका डिजोल्व कर दिया इसने कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, जिससे रॉक जो है वो बनते हैं ये लाइमस्टोन के। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो गया तो बस खत्म। अब जो डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट है, ये उसके बाद पानी बहा ले गया, है ना, और जॉइंट और क्रैक जो कि रॉक में है वो और बड़े हो गए, और पूरा ही जो ये सिस्टम था, है ना, केव्स और पैसेजेस का, ये यहाँ से बह गया। अब देखिए सारे ही रॉक्स जो हैं ये सब्जेक्ट हैं टू सोल्यूशन टू सम एक्सटेंट, दो द प्रोसेस इज मच स्लोअर देन विद लाइमस्टोन। बाकी सारे जितने रॉक्स हैं वो भी ये सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया ना, पहला प्रोसेस, पहला जो है क्या कहते हैं, प्रोसेस वेदरिंग का सोल्यूशन होता है। तो सारे ही रॉक्स इस प्रोसेस से होके गुजरते हैं। बस लाइमस्टोन जो है ना वो फटाफट फटाफट भी से ही जो है वो टूट टाट के खत्म हो जाता है।
जो रेट होता है, जिस रेट से सोल्यूशन जो है होता है, ये अफेक्ट होता है नॉट ओनली बाय मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक, है ना, ना ही सिर्फ मतलब सिर्फ मिनरल कॉम्पोजिशन, किस मिनरल कॉम्पोजिशन से रॉक बना है वो तो बात हुई होती है, बट उसके साथ साथ कैसा रॉक का स्ट्रक्चर है ना, तो ये सब भी डिपेंड करता है। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, है ना, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पुराने वाले में बताया था क्या है, पुराने लेक्चर में, रॉक वाले लेक्चर में, कि सेडिमेंट्री रॉक वो है जैसे रिवर बहा बहा के जो ला रही है सेडिमेंट्स अपने साथ में, वो रिवर बेड्स में इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक में बात क्या होती है कि इसमें थोड़े थोड़े पोरस होते हैं, मतलब ये पोरस होता है, इसमें पोर होते हैं, उसमें छेद होते हैं, है ना, और इससे क्या होता है कि वाटर इसके अंदर जो है लॉक हो जाता है और इस वजह से अटैक करता है रॉक को। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर जरा से भी बीच में स्पेस मिल जाती है पानी को, है ना, अगर मान लीजिए क्रैक है कहीं पे पोर है और उसमें पानी चला गया तो उससे वेदरिंग का प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। जो डेंसिटी होती है जॉइंट्स की या फिर क्रैक्स की रॉक में, ये भी काफ़ी क्रूशियल है वेदरिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब जी ये जो फैक्टर है वो काफ़ी क्लियरली आपको, ये जो मैंने आपको बताया मलेशिया वाले में ग्रेनाइट वाले के एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, है ना, जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है और बहुत गर्म क्लाइमेट होती है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है आप सोचो, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हुँ? उसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऑब्वियस सी बात है वेदरिंग बढ़ेगी, बहुत फास्ट फास्ट बढ़ेगी, वेदरिंग भी बढ़ जाएगी ना, केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा तो वेदरिंग बढ़ जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी डीप रेगुलित फॉर्म करता है, या मतलब आप रेगुलित बताऊँ तो रॉयल रेगुलित जो में जो है वो कुछ रेगुलित मैंने बताया क्या होता है, रेगुलित में जो है वो कोर स्टोन भी होते हैं। जैसे कि समझो बात को, मान लो आप कि चारों तरफ से क्या कहते हैं, ये सब बर्बाद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि टूटे टूटे रॉक्स पड़े हुए हैं, है ना। रेगुलित क्या में हुआ था, मैंने क्या बताया था, रेगुलित का मतलब रिमेन्स ऑफ रॉक। तो यहाँ पे मान लो कि टूटे टूटे रॉक्स के रिमेन्स बचे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक कोर स्टोन होता है। कोर स्टोन का मतलब ये इतनी आसानी से मान लो रेजिस्टेंस रहा ये ज्यादा और ये इतनी आसानी से नहीं टूटा, तो इसके बीच में एक एक मजबूत नहीं कहते हैं, अरे बाहुबली टाइप्स, है ना, तो ये अंदर निकल सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, ये सॉलिड रॉक के पीस होते हैं, है ना, जो कि रेजिस्ट होते हैं वेदरिंग से। अब देखिए जो रेट होता है वेदरिंग का, ये अफेक्ट क्लाइमेट भी करती है। अगर मान लीजिए कहीं पे गर्म, है ना, वार्म वेट क्लाइमेट है, तो इससे क्या होगा, फटाफट जो है केमिकल वेदरिंग होने लग जाएगी। वही जगह अगर ड्राई क्लाइमेट है तो ये अच्छी कंडीशन है फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग की। ठीक है, तो इतनी बात हुई, हमने करी सोल्यूशन के बारे में। अब देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है केमिकल वेदरिंग का, दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकंड क्या है प्रोसेस, प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन ये एक रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में, जैसे कि लग रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है जब हवा में या पानी में, है ना, जब ऑक्सीजन का रिएक्शन इन एयर या फिर वाटर होता है मिनरल्स के साथ में रॉक के, मतलब ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर और वाटर विद मिनरल्स इन द रॉक। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, जो ज़्यादातर रॉक्स होते हैं इसमें कुछ अमाउंट ऑफ आयरन आपको देखने को मिलेगा, आयरन मतलब Fe देखने को मिलेगा। जब ये कांटेक्ट में आता है एयर के साथ में तो ये आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में मिला और रॉक का आयरन लिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। तो वही आयरन ऑक्साइड बन गया। अब ये एक फेमिलियर ब्राउनिश क्रस्ट या रस्ट होता है ना, मतलब जंक टाइप की जो लग जाती है ना, वो है। आयरन ऑक्साइड जो है वो इजीली क्रम्बल हो जाता है और ये ज़्यादा इजीली जो है वो फटाफट इरोड भी हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा ये, है ना। ओरिजिनल आयरन से जल्दी जंग देखा होगा, अगर आपने आपके घर में जंग लगी है, सभी ने देखी होगी, तो उससे क्या होता है वो आयरन के कंपैरिजन में जल्दी जो है वो टूट टाट सकता है ना। तो ये रिमूव हो जाता है इसी वजह से, और यहाँ पे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है रॉक का उसे कमजोर कर जाता है। समझ गए। और ये तीसरा अगर मैं बताऊं आपको तो उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड, है ना। अगर एसिड के थ्रू, ऑर्गेनिक एसिड के थ्रू रिएक्शन होता है, देखिए समझिए, सॉइल के अंदर विद इन द सॉइल विच कवर्स मोस्ट रॉक आर बैक्टीरिया विच थ्राइव ऑन डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल। होता क्या है कि जो सॉइल होता है ना, कवर जो रॉक के ऊपर एक सॉइल, अभी देखना होगा रॉक ऐसे साफ साफ तो दिखेगा नहीं, रॉक के ऊपर एक सॉइल की लेयर होती है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या खा रहे होते हैं, रिमेन्स, वही आपका प्लांट के एनिमल के मटेरियल के रिमेन्स खाते रहते हैं। अब ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और विच वन डिजोल्व इन वाटर, जब ये एसिड पानी में डिजोल्व होता है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, वेदरिंग और ज्यादा बढ़ने लग जाती है।
कुछ केसेस में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या प्लांट्स हो गए, जैसे कि आपका मोसेस काफ़ी एक फेमस प्लांट है, MOSSES, या लिचन्स, है ना, सुना होगा लिचन्स के बारे में भी। ये सब एक खाली रॉक पे भी जी सकते हैं। सो लॉन्ग द सरफेस इज डैम्प, सो लॉन्ग एज द सरफेस इज डैम्प। तो डैम का मतलब होता है हल्का सा गीला, है ना, हल्का सा वेट। तो ये जो मोआसिस और लिचन्स होते हैं ये रॉक पे रह सकते हैं, सिर्फ रॉक पे ही रह सकते हैं जब तक के लिए आपका ये रॉक जो है वो हल्का सा नम है ना। ये एब्जॉर्ब करते हैं केमिकल एलिमेंट्स को रॉक से, जो रॉक के अंदर केमिकल एलिमेंट होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और ये खाने के तौर पे उनको एब्जॉर्ब करते हैं और एक ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो एजेंट है केमिकल और मैकेनिकल वेदरिंग का। तो हमने ये इन तीनों के बारे में बात करी। अब हम आगे बढ़ेंगे फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में। तो देखिए, मैकेनिकल वेदरिंग जो होती है ना, ये क्या होती है, ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है रॉक का बाय द एक्चुअल प्राइजिंग अपार्ट ऑफ सेपरेट पार्टिकल्स। समझाते हैं, ये हो सकती है तब होती है जब ये दिस कैन हैपन इवन विथ कंप्लीटली फ्रेश रॉक। ये एक एकदम फ्रेश रॉक भी है उसके साथ भी हो सकती है, एकदम फ्रेश रॉक है उसके साथ भी हो सकती है। बट जो प्रोसेस होता है फिजिकल वेदरिंग का, है ना, ये काम करता है ज्यादा इजिली जब सरफेस ऑफ द रॉक ऑलरेडी कमजोर हो, है ना। किसी केमिकल वेदरिंग की वजह से मान लीजिए कि रॉक सरफेस ऑलरेडी किसी केमिकल वेदरिंग की वजह से कमजोर है, तो इसका प्रोसेस फिजिकल और आपका ये मैकेनिकल वेदरिंग जो है और ज्यादा उस रॉक को जो है वो वीक करके तोड़ देगी, है ना। अब बात करेंगे कुछ ये मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में। ठीक है, ये कई तरह से होती है, आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहला जो है ए पॉइंट अगर हम बताएं आपको, तो पहला पॉइंट है बार बार जब टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे कि डेजर्ट्स में रॉक जो है वो सन के नीचे रहते हैं डे में, और रात में क्या हो जाता है, रात में जो है वो ठंडा हो जाता है मामला, है ना। तो आउटर लेयर जो है वो फटाफट एक्सपैंड और कूल होती है इंटीरियर रॉक में, है ना। भाई क्या है, बाहर की जो लेयर है अब एकदम से एकदम ठंडक दे दो, एकदम से एकदम गर्म कर दो, तो जो बाहर की लेयर जो है वो तो एकदम से एक्सपैंड हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एकदम से, है ना। आपने क्या सुना है कि जाड़े में चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, गर्मी में और एक्सपैंड हो जाती हैं, तो ये होता है। तो नाइट में टेम्परेचर गिरा इनका, तो आउटर लेयर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, दिन में जब टेम्परेचर बहुत हाई हुआ तो आउटर लेयर जो है वो एक्सपैंड हो गई। तो इससे क्या होता है, जब एकदम खुलेगा तो स्ट्रेस पड़ेगा ना, और बार बार जब महीनों तक के लिए ये स्ट्रेस पड़ता रहता है तो रॉक क्रैक हो जाता है बीच से, है ना। और जब ये जॉइंट रॉक बीच में क्रैक होते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्रैक्स आते हैं, ब्रेकअप होता है बड़े बड़े रॉक्स में, है ना। और शेल्स और स्लेट ये भी स्प्लिट अप हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे हो जाते हैं, एक प्लेटी स्ट्रक्चर में, एक छोटे स्ट्रक्चर में क्रैक्स की वजह से, है ना। तो अब देखिए क्रिस्टलाइन रॉक जैसे कि आपका ग्रेनाइट वगैरह है, उसमें क्या है, उसमें कई सारे मिनरल्स हैं, क्वार्ट्ज है, माइका है, फेल्सपार है, मैंने बताया ना। ये एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट पे। अब जो जल्दी एक्सपैंड हो गया मान लो या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो फटाफट जो है वो चला गया, जैसे कि हमने बताया था आपको फेल्सपार, तो ये रॉक को कमजोर बना देते हैं। तो स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, धीमे धीमे ये सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है जहाँ पे शार्प एंगल्स होते हैं रॉक के, और रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होते हैं, इसलिए ये जो है 10 ग्रेजुअली राउंडेड बाय द स्प्लिटिंग अवे ऑफ शार्प कॉर्नर्स। अब क्या होता है कि अब ये देखा होगा ना आपने कि जैसे कि मान लो एक ऐसा बड़ा सा ब्लॉक है ना, तो अब शार्प वाले में जल्दी हो गया, है ना, जल्दी जल्दी हो गया, यहाँ पे सब टूट टाट गया। तो देखा आपने बड़े बड़े ब्लॉक जो है पहले ऐसे होते हैं, पहले ये राउंड राउंड शेप के हो जाते हैं, है ना, देखा ही होगा आपने अगर पहाड़ वहाड़ पे गए होंगे तो आप। देखिए जब सरफेस लेयर जो है राउंडेड बॉर्डर्स हो जाते हैं, तो धीमे धीमे अब ये प्रोसेस जो है, ये स्प्लिट जब होती है, स्प्लिट ऑफ जो होता है, इस प्रोसेस को अनियल पीलिंग बोलते हैं। बड़ा अच्छा प्रोसेस है। देखो सबसे पहले क्या है कि ऐसे ऐसे बड़ा बॉक्स है, अब इसमें जो है यहाँ पे सब तोड़ ताड़ के धीमे धीमे ये राउंड शेप में आ गया। अब जब राउंड शेप जो है स्प्लिट होता है, टूटता है, तो इसको अनियल पीलिंग बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कई सारी लेयर जो है वो आपको अनियन की लेयर्स की तरह देखने को मिलेंगी, और पील्ड ऑफ ऐसे लगी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही पील है। अब देखिए जो टेक्निकल टर्म होता है इस प्रोसेस का, उसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन। तो हमने पहला प्रोसेस आपको बताया। अब देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस होता है रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, है ना। बात यही है, मान लीजिए बार बार कोई रॉक जो है वो गीला हो रहा है, सूख रहा है, गीला हो रहा है, सूख रहा है, गीला हो रहा है, सूख रहा है। तो देखिए एक्सफोलिएशन मैंने बताया, एक्सफोलिएशन सिर्फ डेजर्ट में नहीं होता, है ना। ऐसी तरीके की जो है रॉक जो है वो रिपीटेड वेटिंग और ड्राइंग जो है वो सरफेस लेयर्स में होती रहती हैं। ये स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, जैसे कि मलेशिया,
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका रॉक आए और उसके बाद गरम-गरम मतलब एकदम से बारिश हुई, फिर गरम-गरम सन निकल आया, फिर सूख गया, समझ रहे हो आप? है ना? तो ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लीजिए बार-बार गीला हो रहा है, बार-बार फटाफट सूख रहा है, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब हुआ, फिर एकदम से ड्राई हुआ, तो इससे क्रैक होने लग जाते हैं ना, क्विकली श्रिंक होगा ये, तो क्रैक्स आने लग जाएँगे, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट कहता है फ्रॉस्ट एक्शन। तो देखिए जो टेम्परेट लैटिट्यूड होते हैं, टेम्परेट लैटिट्यूड फॉरेस्ट होते हैं, ये फटाफट से रॉक को ब्रेक करते हैं। कैसे? सारे रॉक में आप जानते हो कुछ ना कुछ तो क्रैक हो गई होगा, है ना? और जॉइंट्स होंगे ही होंगे या छोटी-छोटी पोर्स स्पेस तो होंगी ही होंगी। अब जैसे मान लो पानी पड़ा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पानी पड़ा या स्नो गई तो उसके पोर्स के अंदर चली गई, है ना? और टेम्परेचर मान लीजिए रात में जब और ठंडा हुआ, अब ऐसे समझो ये मान लो रॉक है ना? अब यहाँ पे सपोज करो कि इस जगह पे कुछ पानी पड़ा, है ना? यहाँ पे कुछ जगह है और यहाँ पे पानी पड़ा, है ना? बिल्कुल ऐसे बहता हुआ मत देखिएगा, ऐसे सोचिएगा कि रॉक यहाँ से बंद है और यहाँ पे कुछ पानी पड़ा बहुत सारा। अब रात में क्या हुआ कि बर्फ जम गई, तो रात में बर्फ आप जानते हो ना, जब बर्फ जमती है तो कुछ एक्सपैंड हो जाता है वही वाटर, तो एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, ये क्रैक और बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी और क्रैक्स आएंगे, तो धीमे 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 एक दो दिन में नहीं, काफी टाइम में टूटेगा ही टूटेगा, है ना? तो ये वाली बात होती है। और माउंटेन पीक्स में इस प्रोसेस से मतलब ये फटाफट जो है एंगुलर लाइंस बनाता है। ऐसी पीक्स जो है इनको हम फ्रॉस्ट शैटर्ड बोलते हैं। फ्रॉस्ट शैटर्ड पीक्स बोलते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एंगुलर फ्रैगमेंट जो कि रॉक का है, ये प्राइज्ड होता है फ्रॉम द माउंटेन साइड्स और क्लिफ फेसेस एंड फॉल टू द फुट ऑफ द स्लोप वेयर दे एक्यूमुलेट टू फॉर्म स्क्रीव्स। अब समझिए, अब आपको ये सारे वर्ड्स बताते हैं क्या है। देखिए सपोज करिए कि ऐसे कोई एंगल टाइप के जो है ये टुकड़े हैं, है ना, रॉक के, ये आपके क्या हो रहा है कि ये साइड में है और इनको फोर्स लगा और फोर्स से माउंटेन साइड से, है ना, ये नीचे आ गए, ठीक है, नीचे लुढ़क के आ गए, है ना, और ये आपके स्लोप से नीचे आते गए जहाँ पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने स्क्रीज फॉर्म करी, SCREES, इसको स्क्रीज बोलेंगे, है ना? तो हमने सारी बातें कर ली हैं, कैसे ही जो है वो फ्रॉस्ट काम करती है, कैसे ही जो है फटाफट से गर्म और ठंडा होता है तो असर पड़ जाता है, और कैसे ही जो है वो टेम्परेचर चेंज होने का असर पड़ता है। बहुत ही ईजी है, कुछ खास टफ नहीं है इसमें से कुछ भी। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, चौथा है बायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक फैक्टर्स में क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, ये लूज हो जाते हैं। लूज कैसे होते हैं, या तो केमिकल या तो मैकेनिकल वेदरिंग हुई हो, है ना, उनके क्रैक्स में, और रॉक जो है वो एकदम लूज हो जाते हैं। और जैसे जैसे अब उसमें क्या होता है, जो जो रॉक बने, है ना, अब यही ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका यही है, एक सेकेंड रुकिए, है ना, ये तो हमने ये देखिए, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो बर्फ वाले, जैसे कि यहाँ पे बर्फ चली गई, है ना, और सॉरी पानी चला गया, रात में क्या हुआ, रात में ठंडा हो गया, है ना, ये फ्रीज वाला हिसाब किताब है, जम गया तो क्रैक बन रहा है ना, जो मैंने यहाँ दिखाया था वो यहाँ। अब ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल है आपका बायोटिक फैक्टर्स का। अब बायोटिक फैक्टर्स में क्या है, देखो सब जो यहाँ पे, अब रॉक में देखिए यहाँ पे छेद है ना, इस जगह पे है। अब इस छेद से क्या निकल आया, पेड़ निकल आया, पेड़ निकल आया कि नहीं निकल आया? अभी जो पेड़ निकला, अब इसकी जड़ें जो होंगी, है ना, इसकी जो रूट्स होंगी वो इधर उधर और फैलेंगी, वहां और क्रैक करेंगी, है ना, और वीक करेंगी इसको। तो लास्ट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ये और अपनी जड़ों से जो है वो और फैलता जाएगा, और ये इस रॉक को और जो है वो क्रैक करता जाएगा, है ना। तो अब समझ गए बात को। तो जब लोग जो माइनिंग करते हैं, रोज कंस्ट्रक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ये भी जो है वो मैकेनिकल वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे कि भैया रॉक वगैरह को खोद देते हैं, है ना, उससे क्या होता है, उससे और वहीं फिर डेनुडेशन होना शुरू हो जाता है वहां पे भी। तो क्लियर हो गया, हमने ये सारी बात करी। हम आगे बात करेंगे, हिलने दीजिए इसको बात करेंगे मास मूवमेंट के बारे में। हम्म? तो मास मूवमेंट क्या है, मास मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है वेदर्ड मटेरियल का जो ऊपर से नीचे आता है। अब समझो मास मूवमेंट, एक बड़े लेवल पे मूवमेंट जो हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रही है कोई चीज, है ना। तो सेम चीज है, मान लीजिए लूज मटेरियल है, ऐसा वेदर मटेरियल है, और जब वो ऊपर से भड़ाम भड़ाम स्लोप से होता हुआ नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी खींचेगी, तो उससे जब वो स्लोप से होता हुआ नीचे आ जाएगा, तो इसे हम लोग मास मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट ये भी हो सकता है कि धीमे धीमे आए, और ये भी हो सकता है कि भम 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 फटाफट आ जाए। सडन भी हो सकता है, धीमे धीमे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्लोप कैसी है। मान लो स्लोप कुछ इस तरह की है तो फटाफट आ जाएगा, मान लो स्लोप यूं करके धीमे धीमे आई हुई है तो कहीं ना कहीं रुक रुका के आएगा। जो वेट होता है वेदर्ड
ऐसे डेब्रिस का, ऐसे जो मैंने डेब्रिस बताया छोटे छोटे टुकड़ों का, या वेदर देयर इज एनी लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर सप्लाइड बाय रेन वाटर। अब समझ लो, डिपेंड करता है ना वेट। देखो इसके रीजंस कैसे हैं, किस हिसाब से आएगा, या तो भैया स्लोप जो है वो ऐसी हो, या स्लोप ऐसी हो, या तो फटाफट जो है रेन वाटर आया हो, भयानक पानी आ गया हो, इससे जो है वो नीचे आ जाए, या उसके वेट पे भी डिपेंड करता है, भारी है ये हल्का है, किस तरह से आएगा। तो देखिए कई तरह के जो है वो मास मूवमेंट जो है वो डिस्टिंग्विश करे गए हैं। जैसे कि पहला हम बात करेंगे सॉइल क्रीप के बारे में, है ना। तो सॉइल क्रीप क्या है पहला, तो ये एक स्लो, क्रीप से क्या लग रहा है, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है ना ऐसे 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 ऐसे, तो मतलब स्लो है, काफी स्लो है, धीमे धीमे होता है, बट कॉन्टिन्यूअस होता रहता है ये मूवमेंट सॉइल का हिल स्लोप से। तो देखो मान लो सपोज करो ये एक हिल स्लोप है, ठीक है, ऐसी नहीं होती है ना, तो ऐसी कुछ हिल स्लोप है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से वो कोई यहाँ पे मान लो सपोज करो एक ट्री लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे धीमे धीमे यहाँ पे सॉइल जो है वो धीमे धीमे नीचे जा रहा है ना, तो सॉइल क्रीप इसको बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली धीमे धीमे जाता रहता है, मूवमेंट जो है वो ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते, स्पेशली तब जब स्लोप जो है वो जेंटल है, इतना ध्यान कहाँ दिया जाता है, होता है धीमे धीमे होता रहता है ना। सॉइल अच्छे से कवर होता है ग्रास से, है ना, मतलब घास होती है या दूसरी कोई वेजिटेशन होती है ना। तो ये आपको सॉइल क्रीप जो है ये आपको मोस्टली जो कॉमन है वो डैम सॉइल, मतलब हल्का हल्का जो बिल्कुल गीला गीला सा होता है, नम सॉइल होता है, उसमें आपको मिलेगा, जहाँ पे वाटर यहाँ पे लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है ना, जो सॉइल पार्टिकल्स को धीमे धीमे एक दूसरे से क्या करता है कि अलग करता है और धीमे धीमे जो है वो नीचे भेजता रहता है। अब ये यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस देखते रहोगे, एनिमल ग्रेजिंग हो रही है स्लोप्स के ऊपर, है ना, तो उससे वाइब्रेशन भी होते हैं। अब कोई मान लो सपोज करो कि इस ये एक जो ऐसे करके स्लोप है, अब यहाँ पे एक पेड़ है या घास वास लगी है, अब यहाँ पे कुछ अब चरने के लिए कोई जानवर है ना, चर रहा है, ग्रेस कर रहा है, तो उसके पैर वैर से हल्का हल्का लगता गया, वो धीमे 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 सॉइल नीचे आता गया, इमेजिन करिए, है ना, तो उससे भी होता है। वाइब्रेशन से भी होता है, हालांकि जो मूवमेंट है वो स्लो है, वो तो मैंने आपको बताया, बट होता रहता है धीमे धीमे। अब ये सारी मैंने बात करी। अब उसके बाद दूसरा वाला जो पॉइंट है वो है सॉइल फ्लो का। सॉइल फ्लो को हम लोग सॉलिफ्लक्शन भी बोलते हैं। तो अब देखिए जब सॉइल जो है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है ना, एक जगह पे है ना, और पानी इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो ऑलमोस्ट सस्पेंड हो जाते हैं पानी में, और बहुत ही इजीली जो है वो एक दूसरे से हटके यहाँ पे जो है वो देखिए फिर समझाते हैं आपको। जब सॉइल में मान लीजिए पानी भर गया है ना, पानी प्रॉपर उसमें एकदम भरा हुआ है ना, तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं ये ऑलमोस्ट सस्पेंड हो जाते हैं पानी में, है ना, और इजिली मूव होने लग जाते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर और जो रॉक है उसके ऊपर। तो सॉइल यहाँ पे लिक्विड का काम करने लग जाता है, और सॉइल मतलब एक कह सकते हो सॉइल फ्लो या मड फ्लो होने लगता है। अब भाई उसमें पानी भर जाएगा, अब समझो आपने भी देखा होगा, आपकी कोई अगर बगीचा है, कोई क्यारी है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप एक्स्ट्रा पानी डाल दो, है ना, जब उसमें पूरी तरह से पानी भर जाएगा तो सॉइल सॉइल कहाँ रहता है, फिर तो लिक्विड की तरह बहने लग जाता है। तो वही यहाँ होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेदरिंग ये जो छोटे छोटे डेब्रिस हैं ये पानी से भर जाते हैं रेन वाटर या एक स्टॉर्म के बाद प्रॉपर, और ये सेमी लिक्विड बन के यहाँ से बहने लग जाते हैं, समझ रहे हो आप। और सॉइल और जो रॉक डेब्रिस होता है ये एक पानी से भरेगा, मेल्ट वाटर से भरता है, इजिली फ्लो होने लग जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। अब हालांकि अगर सैचुरेशन जो है ये एकदम मतलब ये अगर सैचुरेशन पॉइंट जो है ये पहुंच जाता है पिटी सॉइल में, तो ये फिर उसके बाद डाउन स्लोप में भी नीचे भी आने लगता है। जैसे ऐसे जो आयरलैंड में ऐसे जो फ्लोज होते हैं इनको कहा जाता है बॉग बस्ट, है ना। तो बेसिकली आपने समझा कि आखिरकार होता क्या है ना। अभी ऐसे अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, अगर ऐसे मैं आपको समझाऊं तो सपोज करो कि इस जगह पे यहाँ पे ये जो आप इमेज देख रहे हो, इस जगह पे ये जो सॉइल की मान लीजिए, ये सपोज करिए सारी की सारी लेयर है सॉइल की, है ना। अब यहाँ से पानी खूब पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की लेयर क्या होने लग जाएगी भाई, इसमें खूब पानी भर जाएगा तो ये भी तो लिक्विड का काम करने लगेगी, और ये बह 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 के नीचे आने लग जाएगी। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है। अब जो तीसरा मास मूवमेंट होता है, काफी फेमस मास मूवमेंट है, उसे लैंड स्लाइड बोलते हैं, स्लम्पिंग या फिर स्लाइडिंग होना। तो अगर आप कभी पहाड़ साइड गए हैं या नहीं भी गए हैं तो आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि इस तरह से पहाड़ है, और यहाँ से टूट टूट के खूब बड़े बड़े पत्थर जो है वो एकदम से अचानक से गिरने लगते हैं।
अब गिर के वो आ गए सीधा रोड पे, काफ़ी मात्रा में गिरते हैं, कभी कम मात्रा में गिर गए हैं, इन्हें हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, है ना? तो ये बहुत फटाफट हो जाता है। और लैंडस्लाइड यूजुअली आपकी स्टीप स्लोप्स पे होती हैं, अगर मतलब इसी तरह के पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप उधर केदारनाथ साइड जाओगे तो वहाँ तो मतलब हर 2 कदम पे आपको देखने को मिल जाएँगी। लैंडस्लाइड आप कह सकते हो कि मे बी इस वजह से होती हैं क्योंकि स्टीप स्लोप जो है वो आप कह सकते हो कि उसे रिवर काटती हुई जाती है ना? और उसमें जो जगह बन जाती है, पहाड़ थोड़े लूज़ हो जाते हैं। अर्थक्वेक और वोल्केनिक डिस्टर्बेंस भी इसका एक कारण है ना? और लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो मेनली जो लैंडस्लाइड का कारण होता है वो जो लुब्रिकेटिंग एक्शन होता है, मतलब जो गीला गीला कर देगा, पानी ऊपर से आ रहा है, वो रिवर काटती हुई गई है, वहां पे कुछ स्पेस बन गई है ना, और वहां पे उसके आसपास के एरिया में वो गीला होता क्या और अंदर अंदर वो पहाड़ जो है वो ढीले पड़ गए, और वहां से वो जो है वो जो भी पत्थर वत्थर हैं वो नीचे आने लग गए। अब देखिए, स्लम्पिंग ये पर्टिकुलरली कॉमन है जहाँ पे परमिएबल डेब्रिस होता है ना? मतलब परमिएबल मतलब जिसमें से पानी अंदर पास हो सके, है ना? ऐसे जो है रॉक के टुकड़े होते हैं, ऐसी रॉक की लेयर होती है जिसके अंदर पानी चला जाए, है ना? तो ये एक स्लम्पिंग वहाँ पे कॉमन होता है। और जो पानी होता है ना? पानी जो है वो उस मटेरियल के अंदर चला जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि गीली-गीली मिट्टी हो गई, है ना? और वो बहुत ज़्यादा फटाफट नीचे आने लगी। तो बहुत डीप में क्या फालतू की बातें कहना, लैंडस्लाइड सबको पता है क्या होती है ना? तो वाटर जो है वो, है ना, बेसिकली समझ गए ना? सबको नहीं पता, अगर जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता दूँ कि मतलब यही जैसे पहाड़ है, पहाड़ से जब जो है वो टूट-टूट के बहुत सारे पत्थर नीचे आने लग जाते हैं। तो वाटर जो है वो कलेक्ट हो सकता है बेस में भी, रेगुलिथ मैंने आपको बताया वो छोटे-छोटे जो टुकड़े, है ना? पत्थर के, बड़े पत्थर के, है ना? तो उसके बेस में भी कलेक्ट हो सकता है पानी, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि धीमे-धीमे यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा तो ये रॉक भी धीमे-धीमे फिर से आने लगेगा। मान लो सपोज़ करो कहीं पे खूब सारे टुकड़े पड़े हुए हैं पत्थर के, वहाँ पे पानी उसमें इकट्ठा हो गया, तो वो फिर ढीला होगा, फिर वो नीचे आएगा, है ना? तो ये भी हो सकता है। और लैंडस्लाइड इंसान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे क्या करेंगे, कहीं पे रहने जाएँगे किसी पहाड़ पे, तो वहाँ पे सारी वेजिटेशन काट-कूट देंगे। अब जब वेजिटेशन नहीं है, प्लांट का काम क्या होता है? प्लांट का काम होता है किसी भी एरिया की सॉइल को अपनी रूट से होल्ड करके रखना, ठीक है? अपनी जड़ों से वो सॉइल को मजबूत रखता है प्लांट। अब पेड़ जो है, ट्रीज़ वगैरह सब काट देते हैं उठा के, तो भाई वो वहाँ की मिट्टी तो लूज़ हो ही जाएगी। पानी आया, हवा आई, कोई भी नेचुरल फ़ोर्स थोड़ा-सा भी प्रेशर में पड़ा, तो गिरना शुरू हो गया। समझ रहे हैं? तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली, यहाँ पे मास मूवमेंट की, है ना? तो लैंडस्लाइड भी हमने यहाँ कवर कर ली। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में। तो देखिए, ग्राउंड वाटर में क्या है, जो पूरा ही प्रोसेस है वाटर के सर्कुलेशन का, लैंड, सी या एटमॉस्फेयर के, इसे तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो कि हमको पता ही है ना? इतना तो बेसिक सो पता ही है। अब जब जो मूवमेंट होता है वाटर का एटमॉस्फेयर में, है ना? और ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, है ना? ये तो सारे अभी हम करेंगे डील, मतलब आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट अफेक्ट होती है, किस तरह से क्या होता है, कौन से क्लाउड बनते हैं, है ना? वो सब हम पढ़ेंगे। अब देखिए, मेन यहाँ पे बात करते हैं जब रेन होती है, बारिश होती है धरती पे, है ना? तो ये कई तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ना? कुछ जो है फटाफट से इवेपोरेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास की रोड जो है, उसमें बारिश हुई तो क्या होगा, फटाफट से इवेपोरेट हो जाएगी, है ना? और कुछ जो है वो प्लांट हो गए या कुछ वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना? तो धीमे लीव्स के माध्यम से, उनकी पत्तियों के माध्यम से फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना? कुछ डायरेक्टली बह के जो है वो सी में चली गई, या तो या सी में पड़ रहा है जो पानी, वो अलग की बात है रिवर्स में, है ना? तो ये सारी बातें क्या होती है, रन ऑफ कहलाता है ना? ये रन ऑफ कहलाता है, बह के जाना। और एक कंसिडरेबल प्रपोर्शन पानी का जो है वो, जो हम किसी बारिश से या स्नो से रिसीव करते हैं, ठीक है, ये सॉइल के अंदर भी जाता है ना? भाई सॉइल के अंदर बहुत ही घुमा के इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन आपको पता है भाई हर तरीके से पानी है, पानी प्लांट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। भाई कुछ सा पानी समुद्र में भी गिरा जा रहा है, कुछ पानी रिवर में भी गिरा जा रहा है, कुछ पानी सड़क पे गिर गया तो अपने आप ही इवेपोरेट हो गया। और एक पानी क्या होता है कि भाई ये मान लो मिट्टी है या कुछ भी है, और यहाँ पे पानी गिरा तो पानी धीमे धीमे परकुलेट करके अंदर चला जाता है ना? वो बहुत सारे छन-छन के जो है पोर से छन-छन के वो सबसे नीचे जाएगा पानी, और वो ग्राउंड वाटर बन जाता है।
अब देखिए ग्राउंड वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आप जानते हैं फ्रेश वाटर है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है वेदरिंग में और मास मूवमेंट में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेचुरल वाटर रिसोर्स का, वाटर स्टोरेज यहीं पे होता है। अगर नेचुरल वाटर स्टोरेज देखें, कुदरती भगवान का दिया हुआ देखें, तो हम क्या देखेंगे भाई, ग्राउंड वाटर सबसे फ्रेश है ना, और बल्कि इतनी मिट्टी में तब भी कितना फ्रेश। तो पानी जो भी अवेलेबल होता है अंडरग्राउंड है ना, ये डिपेंड करता है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी। अगर आप कहो कि भाई राजस्थान में आपको खूब सारा पानी मिल जाएगा, अंडरग्राउंड तो नहीं मिलेगा, बहुत फीट आपको खोदना पड़ेगा, है ना। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा पास मिल जाएगा, जहाँ बहुत गीला रहता है वहाँ पे ऊपर ही पानी होगा। तो ये भी काफ़ी डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर भी। और अब यहाँ पे देखिए कई सारे रॉक्स और सॉइल जो हैं वो बहुत तरह से डिफरेंट भी होते हैं अपने परमेबिलिटी में। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही रॉक जो है बड़े ही आसानी से पानी को अलाउ कर देते हैं कि भैया नीचे चले जाओ। कुछ बहुत अलाउ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, है ना। तो नहीं नहीं मतलब बहुत कम अमाउंट में अलाउ करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर जो कि प्रेजेंट होता है और जो गहराई पे होता है ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक से डिपेंड काफ़ी करता है कि मतलब कैसे वहाँ पे सॉइल है, कितना ग्राउंड वाटर आ रहा है ना, किस तरह से अंदर आ रहा है, कैसी क्लाइमेट है ना। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए रॉक में बहुत सारे छेद हैं, पोरस है, तो जैसे कि मान लीजिए सैंडस्टोन वगैरह है ना, बहुत सारे पोर्स हैं उसके अंदर, तो उसमें पानी जो है इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, पानी की कैपेसिटी बहुत बढ़िया होगी, अंदर चला जाएगा। और जहाँ पे जो है ज़्यादातर रॉक्स समझ लीजिए पोरस ही होते हैं। कुछ रॉक्स जो हैं वो पोरस होते हैं बट इम्परमेबल होते हैं। इम्परमेबल मतलब एब्जॉर्ब नहीं करते, पानी को पास नहीं होने देते, है ना। जैसे कि क्ले हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हाईली पोरस तो है ना, क्योंकि ये बहुत सारे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। स्पेसेस तो इसमें बहुत होती हैं, लेकिन बहुत डील ऑफ मतलब अच्छी खासा पानी एब्जॉर्ब करती है। बट ये इतने स्मॉल होते हैं कि पानी जो है वो इजीली मूव नहीं कर पाता, तो इसलिए ये इम्परमेबल है ना, मूव नहीं कर पाता, अंदर नहीं जा पाता, है ना। तो दूसरी तरफ ग्रेनाइट की बात करें, क्रिस्टल रॉक होता है ना, नॉन पोरस होता है लेकिन परमेएबल होता है ना। तो आप ये समझ रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसमें पोर्स हैं तो वो परमेएबल भी है, कि मतलब अपने अंदर से वाटर को फ्लो करने देगा, ये जरूरी बात नहीं है ना। अगर जो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़ा ही एब्जॉर्व करते हैं, या कह सकते हो आप पानी एब्जॉर्व ही नहीं करते जो क्रिस्टल होते हैं। बट रॉक जो है वो अपने जॉइंट से या क्रैक्स के बीच में माध्यम से परमेबल बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ग्राउंड वाटर के बाद हम हिलता हुआ ग्राउंड वाटर देख लो भैया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर टेबल के बारे में। तो वाटर टेबल में क्या होता है देखिए, अब पानी कहीं पे मान लीजिए एब्जॉर्ब हुआ, ग्राउंड वाटर के अंदर पानी आया, तो कितना पानी है, क्या भरा है, कहाँ तक भरा है, इसे वाटर टेबल बोलेंगे। इलैबोरेटरी अगर आपको समझाऊं तो देखिए, वाटर जो कि अंदर जाता है ग्राउंड के, है ना, वो अंदर चला जाता है, ग्रेविटी के माध्यम से अंदर जाता है ना, और ये एक इम्परमेबल लेयर में रॉक की जो है इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये पास नहीं होता और नीचे पास नहीं होता, एक जगह पे आके बेड रॉक के ऊपर ये इकट्ठा हो जाता है पानी। अगर यहाँ पे कोई मतलब समझ लीजिए अगर कोई भी रेडी आउटलेट नहीं है ग्राउंड वाटर के लिए, है ना, स्प्रिंग के माध्यम से या वाटर जो है वो इम्परमेबल लेयर के ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है ना, इकट्ठा होता जा रहा है, तो जो परमेबल रॉक है जिसमें पानी स्टोर होता है उसे हम लोग एक्वीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वीफर। AQUIFER, समझे। जिस जगह पे पानी स्टोर हो रहा है ऐसा इम्परमेबल और रॉक जिसके बाद पानी और नीचे नहीं जा रहा है ना, तो जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इसे हम लोग एक्वीफर बोलते हैं। अब देखो जो सरफेस होता है सैचुरेटेड एरिया का, है ना, जहाँ पे क्या है कि भाई जहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये जो उसका सरफेस है इसे हम लोग वाटर टेबल बोलेंगे, है ना। और वाटर टेबल की जो डेप्थ होती है, कितना पानी भरा हुआ है, इसकी जो डेप्थ है वो डिपेंड करती है कैसा एरिया है, किस तरह के रॉक्स हैं, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वाटर टेबल जो है वो सरफेस जो कि हिल टॉप्स का सरफेस होता है ना, अगर हम यहाँ से मिलाएं इस चोटी से तो उससे तो बहुत नीचे हो गया, है ना। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि कोई एक सेकेंड, मान लो सपोज करो कि कोई वैली है तो इससे थोड़ा सा कम ही होगा, है ना, तो यहाँ पे तो पास में मिल जाएगा, बहुत सारा पानी अवेलेबल होगा, प्लेन्स में भी बहुत पास में मिल जाता है ना। तो यहाँ पे जब बहुत सारा रेन अवेलेबल होता है ना, तो यहाँ पे पानी ग्राउंड वाटर की सप्लाई बढ़ती है ना, और ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहता क्या है, वाटर टेबल जो है वो भी बढ़ जाता है। बट जब सूखा पड़ता है, जब कोई सप्लाई नहीं होती है, तो वाटर टेबल कम भी हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये वाटर टेबल की हमने कहानी सुन ली। अब देखो
है ना। ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ ये एक्वीफेयर कहलाएगा, है ना। ये जो पानी है ये जो भरा हुआ है जहाँ तक, ये वाटर टेबल कहलाएगा, है ना। ये स्प्रिंग है ना। अब मान लो यहाँ से कोई छेद वेद है और यहाँ से फुव्वारा की तरह निकल गया, है ना। पुराने चैप्टर्स में हमने पढ़ा ही था। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हिलता हुआ ये भी देख लीजिए, है ना, किस तरीके से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रही है कि हर तरह से जो है पानी इवेपोरेट होता है, फिर आता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर पानी बरसता है। तो हमने वाटर साइकिल के बारे में तो सुना ही है। अब देखो भाई, स्प्रिंग एंड वेल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग की बात करेंगे, है ना। तो आप जानते हो ग्राउंड वाटर रॉक में स्टोर होता है ना। सरफेस पे कैसे आता है ना। ये सरफेस पे यहाँ आता है जब वाटर टेबल जो है वो सरफेस तक पहुंच जाए। मान लो पानी जो है वो बहुत ऊपर तक बढ़ गया है ग्राउंड में, अभी वाटर टेबल सरफेस तक आ गया और यहाँ पे कोई ओपनिंग है, कोई छेद है, तो यहाँ से पानी फव्वारे की तरह निकलने लग गया। अब पानी जो है वो धीमे धीमे भी जो है रॉक से बाहर निकल सकता है या फाउंटेन की तरह भी निकल सकता है ना। तो जो स्प्रिंग होती हैं वो कई तरह की होती हैं। अपने रॉक्स, जिस हिसाब का पत्थर है, जिस हिसाब के रॉक हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। और क्या पोजीशन है वाटर टेबल की, मतलब पानी कहाँ तक ऊपर आ गया है, इस पर डिपेंड करता है। तो मेन जो तरीके हैं वो उस तरीके से कुछ डिस्क्राइब है। जैसे कि पहला जो है वो है, तो पहला है इन एरियाज ऑफ टिल्टेड स्ट्रेटा वेयर परमेबल एंड इनपरमेबल रॉक्स ऑल्टरनेट, वाटर इमर्जेस एट द बेस ऑफ द परमेबल लेयर्स। अब क्या होता है, ये ऐसी लेयर जहाँ पे टिल्टेड लेयर्स होती हैं, जहाँ पे जो परमेबल और इम्परमेबल रॉक्स जो है वो भी सब साथ में होते हैं, और जो पानी जो है वो निकल के आता है बेस में परमेबल लेयर्स के। दूसरा होता है वेल जॉइंटेड रॉक्स। तो वेल जॉइंटेड रॉक में क्या होता है, वाटर जो है वो मान लीजिए अंदर की तरफ घुस गया, ठीक है, परकुलेट हो गया, है ना, तब तक के लिए अंदर जाता रहता है जब तक के लिए ये जॉइंट में, ऐसे जॉइंट में नहीं पहुंच जाता विच इमर्जेस एट द सेंटर, विच इमर्जेस एट द सरफेस। जब तक के लिए मतलब पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, ऐसे जॉइंट में आ गया कि जहां से ये जो है वो सरफेस तक ये जॉइंट आ रहा है ना। तो वाटर जो है ये ऐसा हो सकता है, ये सरफेस पे आ सकता है जॉइंट के माध्यम से, कहीं पे जॉइंट है उस जगह से पानी ऊपर आ गया, ठीक है। तो बी हो गया। अगर हम सी की बात करें, तीसरे की, तो जहां पे, अगर देखिए थोड़ा सा डायग्राम में से समझते हैं, है ना, हिलेगा भी, मजा आएगा देखिए अच्छा, खैर तीसरी बात ये, जब डाइक या सिल, मैंने आपको बताया था डाइक या सिल क्या होता है, वॉल्केनो वाला सीन मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब वॉल्केनो जो है वो अंदर ही रह जाता है इंट्रूसिव लेयर में, है ना। और अगर मान लीजिए कि वर्टिकल है इस तरह से तो वो डाइक है, अगर वो ऐसी ऐसे इस तरह की कुछ लेयर बन गई है तो ये सिल है ना। तो जब डाइक या फिर सिल इम्परमेबल रॉक की, मतलब ऐसा रॉक जो अपने अंदर से पानी को अलाउ नहीं करता, है ना, तो इम्परमेबल रॉक की ये इंट्रूडेड होता है थ्रू परमेबल रॉक। मतलब जब डाइक हो या सिल्क हो, इम्परमेबल रॉक की ये फोर्स हो, है ना, ये फोर्स हो इम्परमेबल रॉक से, तो इससे क्या होता है कि वाटर टेबल जो है वो सरफेस पे पहुंच जाता है और वाटर इश्यूज यहाँ पे होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह, है ना। तो समझ रहे हो यहाँ पे बात, समझो यहाँ पे जब पानी अंदर और जाएगा ही नहीं और ऐसी जगह पे रुक जाएगा जहाँ पे और नीचे पानी नहीं जा सकता है, तो ये पानी का लेवल बढ़ने लगता है, तो ऊपर वाले से यहाँ पे देखो फव्वारे निकलने लग गए ना। वाटर टेबल कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। ऐसे यहाँ पे कुआं खोद दो तो कुआं बन जाएगा, वेल हो जाएगा, है ना। ये इम्परमेबल लेयर है, आप देख रहे हो, है ना, कि इसके नीचे पानी नहीं जा सकता। क्लियर हो रहा है पिक्चर से। अच्छा, सी तक बताए। अब डी बात करें तो देखो लाइम स्टोन या फिर चौक के जो एस्कार्पमेंट होते हैं, जहाँ पे परमेबल रॉक रॉक होता है बिटवीन द इम्परमेबल स्टेटा। अब मान लो कोई लेयर्स हैं इम्परमेबल की, है ना, और उस पे क्या है, उस पे आपका परमेबल रॉक है ना। तो वाटर इश्यूज एट द फुट ऑफ द स्कार्प एज अ स्कार्प फुट स्प्रिंग और नियर द फुट ऑफ अ डिप स्लोप एज अ डिप स्लोप स्प्रिंग, है ना। अभी एक चीज आपको समझाते हैं। जैसे सपोज करो, एक सेकेंड रुको, पिक्चर से आदमी सबसे सही समझता है। तो ऐसे समझो कि एक ये है इम्परमेबल स्ट्रेटा, ठीक है, तो हम इस तरीके का कुछ इम्परमेबल स्ट्रेटा बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरीके का जो बना हुआ है और ये पूरे से ब्रिक्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सपोज लो। अब बीच में कहीं पे क्या है, यहाँ पे कहीं पे लाइमस्टोन है ना, और ये सब चीजें हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो सपोज करो, या फिर ये छोड़िए, मैं आपको और ज्यादा क्लियरली समझाती हूँ, लिसन। लाइक ऐसे करके एक लाइमस्टोन का ऐसे एस्कार्पमेंट बना हुआ है, ठीक है, सपोज। उसके बाद होता क्या है कि ये इम्परमेबल रॉक है इधर, ये पूरा, ठीक है, जैसे आप ये सपोज करो, ये ले लो,
ये पूरा हिस्सा जो है वो इम्परमेबल रॉक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अगर मैं इस तरह से मैं बात करूं तो ये एक एक और एरिया सपोज समझ लीजिए, है ना। तो अब ये हिस्सा आप देख रहे हो, है ना, ये जो लाइमस्टोन इंक एस्कार्पमेंट देख रहे हो, तो बेसिकली एस्कार्पमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक स्लाइड होगी, ठीक है, ये स्लाइड टाइप की हो गया एक। अब यहाँ पे जो ये एरिया है, ये जो एरिया आएगा ये आपका डिप स्लोप, ये आपका डिप स्लोप आ जाएगा, है ना, डिप स्लोप स्प्रिंग टाइप की आ जाएगी। और स्कार्प फुट स्प्रिंग में बताऊं तो ये यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आएगा ये आपका स्कार्प फुट स्प्रिंग आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम ले लें यहाँ पे तो डिप स्लोप, क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट है कि कास्ट रीजन में, मतलब KARST, जो कास्ट रीजन होते हैं। अब कास्ट रीजन क्या होते हैं, तो कास्ट रीजन एक मतलब KARST, कास्ट रीजन एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जो लाइमस्टोन से बना होता है ना। लाइमस्टोन मतलब चौक मतलब चूना, ठीक है, इसका बना होता है, तो उसे हम लोग कास्ट रीजन बोलते हैं। तो जो कास्ट रीजन होते हैं, है ना, वहां की जो रिवर्स होती हैं वो गायब हो जाती है ग्राउंड के अंदर, इनलैंड, है ना। कैसे ग्राउंड के अंदर कैसे गायब हो जाती हैं, देखिए ये फ्लो करती हैं पैसेजेस से, है ना। और ये पैसेजेस जो होते हैं वो वॉर्न होते हैं इन द रॉक बाय सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, चला गया मामला, है ना। और ये ऐसा भी हो सकता है री इमर्ज हो जाए जब लाइमस्टोन जो है वो प्लेस दे दे इनको फिर से कुछ इम्परमेबल रॉक से, मतलब समझ लो यहाँ से बहते हुए आ रही है, बहती हुई आ रही है, एकदम से यहाँ पे जो है वो गायब हो गई। या कुछ ऐसा हो भी सकता है कि जो लाइमस्टोन है यहाँ पे इनको कुछ स्पेस दे दे, कुछ ऐसे रॉक्स आ जाएं आगे, है ना, जहाँ पे जो अपने अंदर से अलाउ ना करते हो पानी को, तो ये री इमर्ज भी हो सकती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह की स्प्रिंग को कभी कभी हम लोग वो क्लूशियन स्प्रिंग बोलते हैं, VAUCLUSIAN, ठीक है, वाउक्लेशियन सॉरी वाउक्लूशियन स्प्रिंग बोलते हैं। बट ये बेटर अगर आप कहो तो रिसर्जेंस इस पे भी बोलेंगे, रिसर्जेंस भी इसको कहा जाता है। अब ये कुछ और तरह की भी होती हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गई, मिनरल स्प्रिंग हो गई, गीजर्स वगैरह हो गए ना। गीजर्स हमने आपको बताए थे जो एकदम से फ्लो से निकल जाते हैं, बिल्कुल फव्वारे की तरह भयानक एक ओपनिंग से गरम गरम निकलते हैं, है ना, तो उनको हम लोग गीजर्स कहते हैं ना। चैप्टर 3 में हमने पढ़ाई है पिछले चैप्टर में। अब उसके बाद हम कुछ वेल्स की बात भी आइए कर लेते हैं, है ना। ये तो ऐसा ही है, वेल्स ही यहाँ से आप समझ जाओगे वेल्स। तो देखिए वेल्स जो है उसमें क्या होता है, स्प्रिंग तो नेचुरल अपने आप निकलती है ना, इतना तो समझ गए आप। अब बट जो वेल्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब किसी बंदे ने क्या करा, यहाँ तक वाटर टेबल था, यहाँ पर खुदाई करी, उसके बाद इसी से पानी निकालना शुरू कर दिया होल करके, ठीक है। अब एक जो होल होता है इसको आप करते हो, है ना, अर्थ में करते हो, वाटर टेबल जहां तक होता है वहां तक करते हो, और वहां से आप चुपचाप पानी निकाल लेते हो, है ना। और पानी की ड्रॉप आप ये समझ लेते हो, वेल अगर मान लीजिए कांस्टेंट सप्लाई है पानी की, है ना, तो आपको मिल रही है। और अगर मान लीजिए तभी है, मतलब जहां पानी हल्का सा भी सूखा होगा तो थोड़ा बहुत पानी कुआं भी सूख जाता है ना। तो इस हिसाब से पंपिंग वगैरह को यूज करते हैं। समरसेबल का अगर मान लीजिए वाटर टेबल बहुत नीचे है और बहुत इजी नहीं है इतना लंबा खुदाई करना, जैसे आजकल लोग समरसेबल लगवा लेते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ। अब देखिए एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट तरीके का वेल होता है, उसे बोलते हैं आर्टिशियन वेल। जो है क्या कहता है, विच ओइंग टू द नेचर ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव, है ना। इसका फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जहां पे रॉक लेयर्स जो हैं वो डाउनवर्ड फोल्डिंग होती हैं इनटू द बेसिन शेप, है ना। जो रॉक लेयर्स होती हैं वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस तरीके से फोल्ड होती है जैसे बेसिन, है ना, बेसिन के शेप में फोल्ड होती हैं कुछ रॉक की लेयर्स। और एक परमिएबल लेयर्स जो है, एक स्ट्राटा जैसे कि आपका चौक या लाइमस्टोन जो है ये सैंडविच की तरह होगा इम्पेबल लेयर्स के बीच में, जैसे कि क्ले, है ना। मान लीजिए इस तरीके से कुछ इम्परमेबल लेयर्स हैं, है ना, ऊपर और नीचे, और यहाँ पे कुछ सैंडविच के तरीके बीच में आपका आप समझ लो लाइमस्टोन टाइप का कुछ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि परमेबल रॉक जो है ये सरफेस पे कब आते हैं, एट द एज ऑफ द बेसिन, बट वाटर जो कि इन पे गिर रहा है वो धीमे 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 अंदर जाता रहता है ना, ग्रेविटी के माध्यम से, और ये लोवेस्ट पार्ट में पहुंच जाता है बेसिन के। तो जो इम्परमेबल लेयर होती है नीचे वाली, है ना, जो वाटर को अलाउ नहीं करती नीचे जाने में, ये वाटर को रोक देती है और नीचे जाता नहीं है ना, तो ऊपर वाली में ही पानी रह जाता है ना। तो यहाँ पे एक्वीफेयर हो गया, और जो वाटर जो यहाँ पे एक्वीफेयर में ट्रैप्ड हो गया,
अच्छे खासे प्रेशर में, है ना। तो जब यहाँ पे आपने कुआं खोदा तो प्रेशर पानी का जो है ना, जो प्रेशर है वाटर का डाउनवर्ड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द बेसिन इज सफिशिएंट टू फोर्स द वाटर अप द बोर होल, है ना। तो मतलब इतना जो प्रेशर है वो इतना जो है वो अपने खुद में समर्थ होता है कि वो पानी ऊपर की तरफ ले आता है, फाउंटेन की तरह, ठीक है। और जब प्रेशर कम हो जाता है तो ये ज़रूरी है कि पंप अप करे पानी। तो अभी अगर आपको हम समझाएं, बहुत ही कायदे से अगर समझाने की कोशिश करें तो आप इस डायग्राम से चीज़ें समझ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे पानी यहाँ पे रिचार्ज हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेल, एक यहाँ पे वेल है, एक यहाँ पे वेल है ना। ये इम्परमेबल बेड है, ये क्या है, मतलब ये इम्परमेबल है ना, मतलब इसके अंदर पानी नहीं अब्सॉर्ब हो सकता, यहीं पे पानी रहेगा। ये परमेबल एक्यूफेयर है, मतलब यहाँ इकट्ठा हुआ है तो एक्यूफेयर है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, है ना। और स्लो अपवर्ड सीपेज है। अब यहाँ पे अगर आप वेल बना दोगे, ये यहाँ पे वेल बन जाएगा तो यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हो गई। अब देखिए जो डेप्थ होती है आर्टिशियन वेल की, ये प्लेस के हिसाब से होती है ना, वेरी करती रहती है ना। इसका फीट कितना खोदना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा में है यहाँ पे पानी, और वही जगह मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा कम पे ही है पानी, है ना। तो वाटर वगैरह इस हिसाब से होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, सारे वेल जो कि सारे वेल जो हैं वो मैन ही बोर करता है, मतलब वही खोदता है ना। तो इसे ये और मतलब बेसिकली अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो जितने भी कुएं खोदे जाते हैं एक इंसान के द्वारा, है ना, ये डिप्लीट करते हैं, वो खराबी करते हैं, खत्म ही करते हैं ग्राउंड वाटर को बहुत ही फास्ट। रीजन ये होता है कि यहाँ पे एक वेल खोदा तो इतना पानी निकाल लेंगे कि बस पूरा घर नहा ले, फिर तो कुछ भी कर रहा होगा पर पानी ही निकाल लो, है ना। तो वो ये बहुत, इतना तो रेनफॉल भी नहीं होता है, इतनी जल्दी रिचार्ज भी नहीं होता है, इतनी जल्दी लोग पानी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है, केयरलेसनेस की वजह से ग्राउंड वाटर को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, वहाँ पे भी लाइक करके देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई छोटी मोटी